ये है पश्चिमी चंपारण की सीट नरकटियागंज, जहां पर फिलहाल तो बीजेपी का कब्जा है, लेकिन क्या समीकरण यहां फेवर करते रहे हैं बीजेपी को जिताने में या फिर कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है? इसका इतिहास क्या है, रिकॉर्ड क्या कहते हैं, यहाँ की जनता का मिजाज कैसा रहा है, रंजन जी से जानते हैं। नरकटियागंज क्यों खास और यहाँ का इतिहास और रिकॉर्ड क्या रहा है? जब खास की बात आती है तो पहली बात तो ये कि ये मनोज वाजपेयी, फिल्म एक्टर मनोज वाजपेयी का शहर है नरकटियागंज। वैसे नरकटियागंज पश्चिमी चंपारण जिला में है और जो जिस लोकसभा के अंतर्गत नरकटियागंज की सीट आती है वो वाल्मीकि नगर की सीट है। फिलहाल वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट पर जेडीयू का कब्जा है। सुनील कुमार कुशवाहा जो है वो यहाँ से चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। देखिए, नरकटियागंज विधानसभा का अस्तित्व जो है वो 2010 के चुनाव से आया। उससे पहले नरकटियागंज जो क्षेत्र था वो शिकारपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता था। और जब आप शिकारपुर में एक वर्मा घराना है उसका एक अपना यहाँ पर प्रभाव दिखा है, और जब आप नरकटियागंज विधानसभा के परिणामों को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इस परिवार का यहाँ पर दबदबा दिखा है। पिछले चुनाव में अगर आप कहें तो जेठ चुनाव लड़ रहे थे और जो है उन छोटे भाई की पत्नी अगर कह लीजिए तो वो चुनाव लड़ी थी। तो एक ही परिवार के दो आमने सामने थे यहाँ पर। और उससे पहले भी यहाँ लगभग हर चुनाव में जो है वर्मा परिवार का जो है वो दबदबा यहाँ पर दिखा है। जो यहाँ पर जितने भी चुनाव हुए हैं हम पहले उसे देख लेते हैं। ज़्यादातर अवसरों पर यहाँ मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय दिखता है, तीसरा एंगल खुल जाता है। और इसको हम देखते हैं कि 2010 में अगर हम बात करें तब जिस वर्मा परिवार की हम बात कर रहे हैं, शिकारपुर स्टेट की, आलोक प्रसाद वर्मा ओम बाबू, ये जो हैं कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। ये इस विधानसभा का पहला चुनाव था और यहाँ पर सतीश चंद्र दुबे को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा था। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि सतीश चंद्र दुबे को 45,022 वोट आए, 38% वोट, और आलोक प्रसाद वर्मा को 24,794 वोट आए, मतलब कि 21% वोट। और जो जीत हुई सतीश चंद्र दुबे की हुई 20,228 वोटों से। लेकिन दिलचस्प ये है कि आप ये देखिएगा कि यहां से फखरुद्दीन निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे और उनको 22,381 वोट जो है वो आए। और इसके अलावा आरजेडी के टिकट पर मजहर आलम भी चुनावी मैदान में थे, वो भी 8,243 वोट लाने में कामयाब रहे। तो इन दोनों की वजह से जो है आलोक प्रसाद वर्मा को हार का मुंह देखना पड़ा। फिर 2014 में यहाँ उपचुनाव होता है। वहाँ पर रश्मि वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा जाता है। रश्मि वर्मा आलोक प्रसाद वर्मा की पत्नी हुई, तो उनको यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा जाता है और वो यहाँ से जीत जो है वो हासिल करती हैं। वो 64,602 वोट लाती हैं और उनके सामने जो है फखरुद्दीन को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा था, फखरुद्दीन खान को, उनको 48,860 वोट आता है। और यहाँ पर 15,742 वोटों से रश्मि वर्मा चुनाव जीत जाती हैं। 2015 में रश्मि वर्मा का टिकट बीजेपी काट देती है। जैसे ही टिकट कटता है वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर जाती हैं। तो वो खुद तो नहीं जीत पाई लेकिन वो बीजेपी को हरा देती, खेल खराब कर दी। जी हाँ, उन्होंने रेणु देवी को बीजेपी ने टिकट दिया था, उनको 41,151 वोट आए, 26.80%। और जो यहाँ पर कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारा था, विनय वर्मा को उतारा था, जो कि रश्मि वर्मा के रिश्ते में जेठ लगते हैं, वो चुनावी मैदान में थे। वो वो जीतने में सफल रहे 16,061 वोटों से, 37.25% वोट उनको आया। और रश्मि वर्मा निर्दलीय चुनाव लड़कर 29,200 वोट लाने में कामयाब हो गई, मतलब 25.5% वोट उनके पास है। इस वजह से रेणु देवी चुनाव हार गई। उसके बाद 2020 का चुनाव आता है। 2020
इसमें जो है रश्मि वर्मा को फिर से बीजेपी टिकट देती है, दोबारा टिकट देती है। तो जब रश्मि वर्मा को टिकट मिलता है तो इस बार रेणु देवी निर्दलीय खड़ा हो जाती हैं, क्योंकि पिछली बार उनका खेल जो है रश्मि वर्मा ने ही खराब किया था। तो अब रेणु देवी जो है वो निर्दलीय खड़ा होती हैं, लेकिन रश्मि वर्मा जीत हासिल करने में सफल होती हैं। वो अपने जेठ विनय वर्मा को जो है 21,134 वोटों से पराजित करती हैं। उनको 75,484 वोट आता है और विनय वर्मा को 54,350 वोट आता है। लेकिन जो रेणु देवी निर्दलीय लड़ रही थी उनको सिर्फ 7,674 वोट आता है, तो वो बहुत इम्पैक्ट नहीं डाल पाती। 4.5-5% के पास उनका वोट था। और नौशाद आलम जो है वो एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, वो भी 3.29% वोट लाने में कामयाब होते हैं। लगभग 5,500 के आसपास जो है उनको वोट आया था। तो इससे देखकर लगता है कि चीजें जो है वो बीजेपी के अनुकूल जा रही हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है और जो चर्चा है और जबरदस्त चर्चा है कि यहाँ रश्मि वर्मा का टिकट इस बार बीजेपी काट सकती है। विवादों में रही हैं रश्मि वर्मा अलग अलग कारणों से, और खास करके विश्वास मत के दौरान जो है उस वक्त जो इनका व्यवहार रहा, उन सारी चीजों को लेकर ऐसा दिखता है कि रश्मि वर्मा का टिकट कट सकता है। तो कटता है या नहीं ये तो खैर वक्त बताएगा, लेकिन बहुत सारे उम्मीदवार जो हैं वो बीजेपी से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। बाहुबली नेता जो कि पूर्व विधायक रहे हैं राजन तिवारी, उन्होंने दावा ठोक दिया है कि वो बीजेपी से लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए मैं बीजेपी से लड़ने वाला हूं। तो फिर रश्मि वर्मा किसी और पार्टी से निर्दलीय खड़ी हो जाती हैं तो फिर वही खेल होगा। वो देखना होगा कि फिर वो क्या करती हैं, क्योंकि रश्मि वर्मा अपने बेटे अंशुमन वर्मा के लिए प्रयास कर सकती हैं, ये भी देखना होगा। इसके अलावा एक रितेश पांडे हैं जो कि जो रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं और चुनाव का एनालिसिस होता है उस कंपनी में काम करते रहे हैं और वो भी काफी सक्रिय हैं। और रितेश पांडे ने भी जो है वो सोशल मीडिया पर आकर कहा कि वो नरकटियागंज से चुनाव लड़ेंगे। तो राजन तिवारी ने भी कह दिया, रितेश पांडे ने भी जो है वो ये बातें कह दी हैं। इसके अलावा जो दिलीप वर्मा हैं उनके बेटे समृद्ध वर्मा हैं, दिलीप वर्मा चाहते हैं कि उनके बेटे समृद्ध वर्मा बीजेपी से चुनाव लड़े। इसके अलावा आप शीला वर्मा हैं जो कि रश्मि वर्मा की जेठानी लगती हैं, वो भी यहाँ से चुनाव लड़ना चाहती हैं। इसके अलावा टीपी वर्मा हैं जो कि पूर्व प्राचार्य हैं टीपी कॉलेज नरकटियागंज के, वो समाज सेवा वगैरह में लगे रहते हैं, तो उनकी भी इच्छा है कि वो भी चुनाव लड़ें। तो यहाँ पर बहुत सारे दावे हैं। रेणु देवी भी हैं जो पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़ी, इस बार जो है वो चाहती हैं कि उनको जो है यहाँ से चुनाव लड़ने का अवसर मिले, तो वो भी लगातार प्रयास कर रही हैं, सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव भी हैं। तो बीजेपी से टिकट के कई दावेदार हैं। अब दूसरी तरफ ये देखना है कि जो कांग्रेस है वो क्या करती है। कांग्रेस के पास ये सीट पिछले बार थी, पिछली बार क्या इनफैक्ट जब से जो है यहाँ पर चुनाव हो रहा है कांग्रेस यहाँ से हर चुनाव लड़ी है। तो अब ऐसी परिस्थिति में देखना है कि इस बार महागठबंधन में ये सीट कांग्रेस के पास ही रहती है या फिर उसमें सिर्फ उनको 4 चुनाव में एक में सफलता मिली है 2015 में, या फिर आरजेडी ये सीट जो है मांगता है। ये देखना दिलचस्प होगा। और अगर कांग्रेस से टिकट जाता है तो फिर विनय वर्मा ही खड़े होते हैं या कोई और उम्मीदवार होता है, ये भी देखना होगा। अभी अगर हम इसको ये देखें कि यहाँ की जातीय समीकरण क्या हमें बता रहे हैं, तो अब उस पर भी एक नजर अगर हम लोग डाल लें तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो एससी वोटर्स हैं, दलित वोटर्स, वो 15.15% हैं। जो एसटी वोटर्स हैं वो 1.52% हैं। लेकिन जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो यहाँ पर मायने रखते हैं 30% हैं। ये तो बहुत ज्यादा है। और
यही दिलचस्प है कि 30% मुस्लिम वोटर्स होने के बाद भी बीजेपी यहाँ अब तक जो 4 चुनाव हुए हैं उसमें 3 बार जीतने में सफल रही है। कांग्रेस को सिर्फ 1 बार सफलता मिली है और इसलिए आप देखेंगे कि कांग्रेस ने मुस्लिम प्रत्याशी भी यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा है। तो ये चीज जो है एक देखने की होगी कि इसके लिए क्या कुछ किया जाता है, क्योंकि फिर अगर आप देखें तो यादव वोटर्स भी यहाँ पर अच्छी संख्या में हैं, 10-11% के आसपास वो भी हैं। तो एक माई समीकरण परफेक्ट बनता है, समीकरण बनता है उधर के लिए और जीत जो है इधर हो रही है। और इसकी जो बड़ी वजह है फाइट जो ट्रायंगुलर होती है ना, तो वहां पर फायदा होता है। क्योंकि देखिए जब 2010 में कांग्रेस आ रही तो वहां फखरुद्दीन निर्दलीय खड़े थे, वो 22,381 वोट लेकर चले गए, जितने की जीत थी उससे ज्यादा वोट उनको आ गया। तो अगली बार तो खुद फखरुद्दीन ही लड़े थे, पिछले चुनाव में भी नौशाद आलम यहां से एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे और इस बार भी नौशाद आलम प्रयासरत हैं कि वो उनको कहीं से टिकट मिल जाए, नहीं कुछ तो जनसुराज भी है। तो आपको देखना होगा कि इन दो गठबंधन से जिनको टिकट नहीं मिलता है उनके लिए एक ऑप्शन और खुला हुआ है इस बार। तो देखना है कि क्या नौशाद आलम उधर की ओर जाते हैं, ये भी एक देखना होगा, और फिर अगर उधर से जाते हैं तो फिर कितना डैमेज करते हैं। तो ये चीजें जो है दिलचस्प हैं यहाँ पर। और इसके अलावा कोयरी कुर्मी 12-13% हैं, वैश्य वर्ग से भी जो 11-11.5% उनका भी वोट प्रतिशत है, भूमिहार 4-4.5% के आसपास होंगे, ब्राह्मण 6-6.5% के आसपास। इसके अलावा कायस्थ भी हैं और थोड़े बहुत मल्लाह भी हैं। तो इन दोनों की भी संख्या यहाँ पर है नरकटियागंज में। तो जातीय समीकरण इस तरह से हैं। लेकिन एक बात है कि अगर यहां से आरजेडी चुनाव लड़े, मुझे ऐसा लगता है तब वो माई समीकरण का बेटर यूज कर सकता है। क्योंकि अगर आप कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस तो लड़ ही रहा है, लेकिन 2015 को आप छोड़ दें तो कांग्रेस को वोट कितना आ रहा है। विनय वर्मा को पिछली बार 33% ही वोट आया था। माई इक्वेशन को अगर आप जोड़ें तो इन दोनों को जोड़ने से ज्यादा वोट हो जाता। इसका मतलब पूरा ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है वोट। तो अगर यहां से आरजेडी चुनाव लड़ जाए तो हो सकता है कि पूरा वोट ट्रांसफर हो, तो वैसे परिस्थिति में यहां पर महागठबंधन की स्थिति मजबूत हो सकती है। लेकिन देखना है कि चीजें आगे किस तरह से बढ़ती हैं। चूंकि इधर बीजेपी से भी अब तगड़े तगड़े दावेदार आ रहे हैं, वो भी दावा ठोक रहे हैं क्या राजन तिवारी चुनाव लड़ेंगे जैसा उन्होंने कहा। और अगर उनको बीजेपी टिकट नहीं देती है तो फिर जब राजन तिवारी ने कहा है कि नरकटियागंज से लड़ेंगे तो क्या पता वो भी लड़ जाएं, तो वो किसको नुकसान पहुंचाएंगे अगर टिकट नहीं मिलता है। फिलहाल तो वो दावा कर रहे हैं कि उनकी बातचीत हो गई है, लेकिन रितेश पांडे भी उसी कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे। बाकी वर्मा परिवार से तो लोग लगे ही हुए हैं, रेणु देवी लगी हुई हैं। तो यहाँ पर अभी बहुत सारा सस्पेंस जो है वो बना हुआ है। लेकिन जब एक बार प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे, क्योंकि देखिए कई बार होता है कि जहां पर मुस्लिम वोटर्स ज्यादा होते हैं, खास करके जैसे 25% से ज्यादा यहाँ पर 30% हैं, तो काउंटर पोलराइजेशन भी हो जाता है कि अगर वो एक तरफ जा रहा है तो फिर जो जातियों का बैरियर होता है वो टूटता है और फिर वो दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो इसका बीजेपी को फायदा मिलता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये भी एक वजह हो सकती है बीजेपी के इतनी सफलताओं के पीछे, जो कि उसे नरकटियागंज विधानसभा में मिली है। तो खैर हमें इंतजार करना होगा, कैंडिडेट जब सामने आ जाएंगे तब इसकी समीक्षा और बेहतर तरीके से की जा सकेगी। चलिए शुक्रिया रंजन जी। तो ये नरकटियागंज का रिकॉर्ड है जहां पर समीकरण कुछ और हैं, जीत किसी और की होती है। और बहुत दिलचस्प, जिस तरह हमने स्कैन किया है, पार्टियां भी स्कैन कर रही होंगी कि अब कौन से समीकरण को देखते हुए क्या यहाँ पर एक्ट करना चाहिए, किसे कैंडिडेट बनाना चाहिए और किस पार्टी को ये सीट मिलनी चाहिए। इस पर पार्टियां भी या जो दो अलग अलग खेमे हैं वो भी मंथन कर रहे होंगे।